बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। ये सवाल आया था आपके पास वेरिएंसेस के ऊपर। इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं इसकी हम लोग। रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने मटेरियल प्राइस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस निकालने। मटेरियल में 3 तरह के वेरिएंसेस होते हैं, प्राइस, यील्ड और मिक्स वेरिएंस, वो निकालने हैं आपने तीनों। वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर 2 किस्म के वेरिएंसेस होते हैं, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस, वो निकाल देना है। एंड सिमिलरली फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर भी आपके पास एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस होता है, वो भी निकाल देना है आपने। अब इसने कौन से नहीं निकलवाए आपसे, लेबर वेरिएंस वगैरह इसने आपसे नहीं निकलवाए, और वो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह मटेरियल निकलेगा तकरीबन उसी तरह से हम लेबर के भी निकाल सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि मटेरियल में आप केजीज से कंपेयर कर रहे होंगे, प्राइस से कंपेयर कर रहे होंगे। लेबर किस केस में आप आर्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, लेबर के रेट को कंपेयर कर रहे होंगे। इसमें सबसे अहम बात होती है अपने डेटा को समझना। इंडिगो डायनामिक्स लिमिटेड यूजेस अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉर इट्स प्रोडक्ट डी स्टार। The following information relates to the month of February 2026. Budgeted production of D Star was 21,500. यहाँ पर आपको उसने बजटेड प्रोडक्शन बता दी किसकी, डी स्टार की, कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं हमें कितने यूनिट्स बनाने, बजटेड 21,500। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डी स्टार, अब वो आपको बता रहा है कि एक यूनिट बनाने पर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है। हमारे हिसाब से रॉ मटेरियल लगना चाहिए 2 केजी का, और वो 2 केजी कितने का आएगा, 600 रुपये का। तो अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल करूं पर केजी कितने का पड़ा मुझे, तो आप बोलेंगे सर 600 डिवाइड बाई 2, 300। सिमिलरली D2 एक और रॉ मटेरियल डलता है, वो 3 किलो डलेगा 450 का। तो अल्टीमेटली पर केजी कितने का मिलेगा रॉ मटेरियल, 150। डायरेक्ट लेबर 0.75 आर लगते हैं 300 रुपए के। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1 घंटे के कितने लगेंगे? सर सिंपल है, 300 को डिवाइड कर देंगे आप 0.75 से। सिमिलरली प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 0.75 आर लगते हैं और 270 रुपए के रेट हम चार्ज करते हैं। इसका आंसर बनेगा 360। कैसे? 270 को डिवाइड कर देंगे आप 0.75 से। ये आपको पर केजी या पर आर रेट्स पता चल गए। अभी तक मैंने सवाल सॉल्व नहीं करना शुरू किया, लेकिन पता है आप लोगों को मजे की बात, मैं 1 से 1.5 नंबर ले चुका हूं, क्योंकि मैंने डेटा समझा और उस डेटा से कुछ मतलब निकाला। आप लोगों ने भी ये काम उठाकर नीचे कर दिया तो आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। स्टॉक मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल D1 एंड D2। अब यहां पर इसने मजेदार काम किया। जिस बंदे ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को थोड़ा सही से पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर ये देख लेगा कि D1 कब आ रहा है, कितना बच रहा है, कितना इशू हो रहा है। उसने वो पूरा शेड्यूल समझा हुआ होगा ना, तो उससे उसके लिए हेल्पफुल क्या रहेगा, ये निकालना कि कितना इशू हो रहा है, कौन से प्राइस वाला इशू हो रहा है। ये शेड्यूल आपको इस चीज़ में हेल्प कर रहा होगा। स्टॉक मूवमेंट्स ऑफ D1 एंड D2 आपको प्रोवाइड किया गया है। ओपनिंग बैलेंस है आपके पास। पहले मैं सिर्फ D1 की बात कर रहा हूँ। देखो इसको रीड करने का तरीका, सारा डेटा फैलाना मत एक साथ, एक एक करके चीज़ों को देख लेना। 15,000 kg D1 का ओपनिंग में है इस रेट पर, कोई परचेज नहीं किया यहाँ पर इस पॉइंट पर। यहाँ पर परचेज किया आपने 35,000 kg 305 के रेट पर, और फिर 41,000 आपने इशू किया। यहाँ पर आपका मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है, आपके जहन में सवाल आना चाहिए। अब आप इसके अंदर ढूंढेंगे कि कौन सा मेथड है। सर 2 ही मेथड्स होते हैं, या तो फीफो या एफको। अगर एफको है तो सर बात खत्म, मैं वेटेड एवरेज कर रेट निकालूंगा, उस रेट पर मेरा क्या हो रहा होगा, सारा ट्रांसफर हो रहा होगा। तो सर आपको ये रेट क्यों निकालना पड़ रहा है? मुझे ये रेट इस वजह से निकालना पड़ रहा है कि एक तो वो प्राइस होगी जिस पर मुझे खरीदना चाहिए था, और एक वो प्राइस होगी जिस पर मैं खरीद रहा हूं। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? इस शेड्यूल के थ्रू पता चलेगी। D2 के अंदर सेम चीज, ओपनिंग कुछ केजीज हैं आपके पास, उसकी कॉस्ट गिवन है, फिर परचेज हो रही है, परचेज रिटर्न हो रहा है, और फिर परचेज हो रही है, और फिर आपने कुछ इशू कर दिए। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये जो 58,500 और 41,000 दोनों केजीज इशू हो रहे हैं,
इनका रेट क्या है, ये मकसद है सारे शेड्यूल का। IDL फॉलोज द फीफो मेथड फॉर इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मेरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़े हुए बच्चे ये बता सकते हैं कि 41,000 जो प्रोडक्शन को जा रहा है वो पहले कौन सा जाएगा, 15,000 इसमें से जाएगा क्योंकि फीफो मेथड है, तो मतलब 15,000 जा रहा होगा 300 रुपए के हिसाब से, और रिमेनिंग कितना रह गया, अगर 15,000 300 रुपए के हिसाब से जा रहा है तो 41 में से 15,000 गए, बचे 26,000। 26,000 जा रहा होगा कौन से रेट वाला, 305 वाला। मैंने अंडरस्टैंडिंग बना ली। D2 पर आऊंगा तो D2 पर आने के बाद मुझे पता चला 58,500 इशू हो रहा है। सर उसूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो 10,000 kg ओपनिंग में पड़ा हुआ है पहले तो ये यूज हो जाएगा 150 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद 40,000 kg आया और उसी में से 5,000 वापस चला गया, तो मैं कहूंगा नेट मेरे पास 35,000 आया। तो 35,000 आप यूज कर लेंगे 155 वाला, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी 58,500 में से 10,000 150 वाला हो गया यूज, और 35,000 155 वाला हो गया, तो बचा कितना, 13,500। 13,500 हम यूज कर लेंगे 140 वाला। अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ, सॉल्व अभी नहीं करवा रहा, इसके बाद करवाऊंगा। ये बातें हमारे जहन में चलनी चाहिए रीड करते हुए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स ड्यूरिंग द मंथ 14,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं किस बेसिस के ऊपर, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर। हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, एक्चुअल 14,500 एक्चुअल है, ये ख्याल रखिएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग टू ₹4 मिलियन। सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो एक्चुअल खर्चा आया वो कितना आया, 4 मिलियन का। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट ₹1548,000। 30% ऑफ द बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर रिलेटेड टू यूटिलिटीज। इसमें से 30% रिलेट करता है किस चीज से, यूटिलिटीज से। ड्यूरिंग द मंथ फिक्स यूटिलिटीज एक्सपेंस इंक्रीज बाय 25%, वेयर एज अदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम देयर बजटेड अमाउंट। आसान लफ्जों में ये कहना चाह रहा है कि ये जो 30% खर्चा है इसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, 25% का, और जो रिमेनिंग 70% है उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, 5% का। शायद ज़बानी समझने में ये बात उतना क्लियर ना हो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक्चुअल सेल्स ऑफ डी स्टार कितनी है, 25,000 यूनिट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ डी स्टार वॉज 11,000 एंड 6,000 यूनिट्स। ओपनिंग है 11,000 और क्लोजिंग है 6,000 रिस्पेक्टिवली। सेल्स बता दी, ओपनिंग क्लोजिंग बता दिए, तो क्या पूछना चाह रहा है आपसे प्यारे बच्चों, क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, ओपनिंग बता रहा है, क्लोजिंग बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर की सेल बता रहा है, तो पता क्या करना चाह रहा है वो आपसे, वो चाह रहा है कि आप उसे बताएं कि डी स्टार प्रोड्यूस कितना हुआ। डी स्टार प्रोड्यूस कितना हुआ, तो भाई बता दो कि डी स्टार कितना प्रोड्यूस हुआ। ओपनिंग इतना है, इसमें कितना ऐड करूं, एक्स अमाउंट, और उसमें से 6,000 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 25,000। तो सिंपल रूल है सर, आप एक काम करें, 25,000 में से माइनस कर दें क्या, 11,000, और प्लस कर दें 6,000, तो आंसर आएगा आपके पास, प्रोडक्शन कितनी होने जा रही है, कितना आंसर आ रहा है, 20,000। 20,000 मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक है जी। मैंने सवाल का डेटा गैदर कर लिया, कुछ चीज़ें समझ ली, आए मज़ीद चीज़ों के ऊपर काम कर लेते हैं। अब पहले मैं वो काम करता हूँ जो सबसे आसान है, हमेशा मैं वो काम करता हूँ और आपको भी वही करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा आसान है। सबसे आसान क्या है, आपको रॉ मटेरियल के रेट गिवन है, बिल्कुल सर, प्राइस गिवन है, और आपने यहाँ से भी प्राइस निकाल ली, तो पहले
वो वाला काम करें जो सबसे आसान है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैं सबसे आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। मैं काम करता हूँ, मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस सबसे आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात आई तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए मुझे क्या दो चीज़ें चाहिए सर, एक्चुअल क्वांटिटी और इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे किस चीज़ के साथ, स्टैंडर्ड प्राइस होगी एक जिस पर ख़रीदना चाहिए था, और डिफरेंस लेंगे आप किस चीज़ के साथ, जिस पर आपने ख़रीदा। इन दो का आप डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना महंगा या सस्ता ख़रीदा, कितना एडवर्स, कितना फेवरेबल आया आपके लिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के मटेरियल हैं तो मैं दोनों के लिए अलग अलग काम कर लूँगा। एक है D1, तो पहले सिर्फ D1 की बात कर रहा हूँ। D1 आपने टोटल कितना ख़रीदा, मेरे लिए वो मैटर करता है, या मेरे लिए मैटर करता है कि कितना मैंने प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। मैंने कितना प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, 41,000। तो मैं इसी की बात करूँगा कि मैंने कितना यूटिलाइज़ किया। ख़रीदने को तो आप लाकर अंबार खड़ा कर दें, हमारे लिए तो रेलेवेंट वो चीज़ है जो आपने इस्तेमाल किया। सर आप यूज़ कर रहे थे 41,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 41,000 आपको कितने रुपए पर ख़रीदना चाहिए था और आपने कितने पर ख़रीदा। चले पहले मैं निकाल लेता हूँ इसकी स्टैंडर्ड। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आपसे कहूँ तो सर 41,000 केजीज आपको ख़रीदने चाहिए थे किस रेट पर, 300 रुपये के हिसाब से। ऊपर सवाल में से डेटा निकाला था अभी, चाहो तो इसको अलग से एक वर्किंग करके दिखा देना, आपको तो सारे दिखानी पड़ेगी, मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। 41,000 इंटू 300 क्या आंसर आएगा, 12,300,000। ये है मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने कितने पर खरीदा, आए सर देख लेते हैं। सर 41,000 में से आपने 15,000 तो 300 रुपये वाला यूज़ किया है। 41,000 में से आपने 15,000 तो 300 रुपये वाला यूज़ किया है, और बचा कितना, बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ रहा होगा आपके पास, 26,000। वो आपने कौन से रेट वाला यूज़ किया सर, वो जो आपने नया ख़रीदा था जो कि 305 रुपये का था। मुझे बता देंगे क्या अमाउंट आ रहा है सर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 300, 4.5 मिलियन, और 26,000 मल्टीप्लाई बाय 300, 7.930 मिलियन। इनका टोटल करूंगा अगर मैं तो मेरे पास आंसर आएगा 4, ये मेरे पास टोटल बन जाएगा 12,430,000। अब मुझे आप इसका डिफरेंस लेकर बता सकते हैं, देखो ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस क्या बनता है, 1,30,000। आपको कितने पर खरीदना था, 12,300,000 पर, आपने कितने का खरीदा, 12,430,000। तो क्या ये फेवरेबल है या ये एडवर्स है, सर ये एडवर्स है। ये क्या है, एडवर्स है। अब यही सेम काम क्या मैं D2 के लिए कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकता हूँ। सर जब मैं आया D2 के लिए तो D2 के लिए मैंने कितना कंज्यूम किया, सर मैंने कंज्यूम किया 58,500। ये 58,500 आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से लेना चाहिए था, 150 रुपए का ऊपर निकाला हुआ है हमने, ठीक है। लेकिन मैंने 150 रुपए का नहीं लिया, आप देखते हैं मैंने कितने का खरीदा, क्या आंसर आ रहा है 58,000। भाई कैलकुलेटर तो चला लो, 87। मुझसे पहले आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक्चुअल। अब अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो यही 58,000 सबसे पहले आपने ओपनिंग वाला यूज़ किया होगा, सबसे पहले आपने ओपनिंग वाला यूज़ किया होगा, मतलब 10,000 kg।
वो 10,000 kg आपने यूज किया होगा 150 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद आपने 40,000 माइनस 5,000, क्योंकि यहाँ पर परचेज हुआ फिर परचेज रिटर्न हुआ, तो नेट मेरे पास 35,000 रुपये मैंने 155 रुपए वाला इस्तेमाल कर लिया। 35,000 kg मैंने 35,000 मैंने इस्तेमाल कर लिया 155 वाला। अब रिमेनिंग कितना रह गया? 58,500 में से 58,500 में से 35,000 गया और 10,000 गया, तो मेरे पास बचेगा 13,500। इस पर आंसर आएगा आपके पास, इस पर आंसर आ रहा होगा आपके पास कौन से रेट पर? 140 के रेट पर। इन सब का जब मैं आंसर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इन सब का डायरेक्ट टोटल बता दो सम करके। इसका एक, इसकी एक वैल्यू आएगी, इसकी एक वैल्यू आएगी, इसकी एक वैल्यू आएगी, टोटल आएगा आपके पास 881। मुझे क्यों लग रहा है कि ये वैल्यू गलत है या ये सही है? 88,150,000। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सही हो। अल्टीमेटली मैंने फिर से महंगा खरीदा। कितना महंगा खरीदा? कितना महंगा खरीदा? डिफरेंस निकालें इसका। 87 8.775। ओके, मैंने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, एक जीरो कम कर देते हैं। 8,775 मिलियन। और यहाँ पर कितना बताया आपने? 8,881। डबल 815। सर ओपनिंग हमने ख़रीदा थोड़ी है, अभी यूज़ किया है सिर्फ। बिल्कुल हमने ओपनिंग ख़रीदा नहीं है, यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी ना कभी तो ख़रीदा था ना, तो जब यूज़ कर रहे हो, जब यूज़ कर रहे हो उस वक्त के हिसाब से कॉस्टिंग कर रहे हैं ना हम। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जब ख़रीदा था तो कितने का ख़रीदा था। मैं प्राइस थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, जितने का ख़रीदा था उतनी ही प्राइस को लेकर चल रहा हूँ। जितने का ख़रीदा था मैं उतनी ही प्राइस को लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है शाह सर? मैं यहाँ पर जो प्राइस कंसीडर कर रहा हूँ वही वाली कर रहा हूँ जितने का आपने खरीदा था एक्चुअल में। लेकिन मैं प्रोडक्शन वाली क्वांटिटी इस वजह से ले रहा हूँ ताकि जितना आपने प्रोडक्शन में यूज किया है आउटपुट भी तो उसी का निकलेगा। 40,000। 40,000 सस्ता खरीदा महंगा खरीदा? सर एडवर्ड्स महंगा खरीद रहे हैं आप, एडवर्ड्स। तो आपके पास ओवरऑल मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा होगा? ओवरऑल मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा होगा? सर मेरे पास ओवरऑल मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा होगा 1,70,000 का एडवर्स। क्लियर है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरी समझ में आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरी समझ में आ गया। अब मैं अपना एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं और अब मैं बात करता हूं मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर। मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर जब मैं बात करूंगा, हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि किसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि कितना मिक्स होना चाहिए था और आपने किस रेशो के अंदर मिक्स किया। अब हो सकता है कि कोई मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो गया हो, कोई मटेरियल कम मिक्स हो गया हो, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल क्वांटिटी किसकी कितनी यूटिलाइज हो रही है। मुझे एक बात का जवाब देना, एक्चुअल D1 कितना यूज़ हुआ, इतना। फिगर्स देखते जाओ मेरे साथ साथ। एक्चुअल D1 कितना यूज़ हुआ, इतना। D2 कितना यूज़ हुआ, इतना। मुझे ये बता सकते हो कि टोटल कितना यूज़ हुआ ये। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो टोटल केजीज इनपुट कितना हो रहा है, 41,000 और 58,500 का सम कितना बनेगा, 41,000 और 58,500, 99,500। गुड सर, इतना मेरे पास क्या है, इनपुट। जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस समझा रहा हूं। 99,500 का मैं इनपुट कर रहा हूं। इनपुट है 99,500 का। ये एक्चुअल में किस रेशो में, एक्चुअल में किस रेशो में है, D1 और D2। सर ये एक्चुअल में है 41,000 और 58,500। क्लियर है यहां तक। मेरा आपसे सवाल है, स्टैंडर्ड रेशो कितना रेशो होना चाहिए था। ये जो आपने 99,500 को जलाया है, यूज किया है, इसमें से D1 कितना होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कितना है, मैं पूछ रहा हूं कितना होना चाहिए था इसका रेशो। वो कैसे पता चलेगा आपको। आइए वापस सवाल की तरफ। जब मुझे यह देखना है कि इसमें कितना रेशो होना चाहिए था, तो आप सवाल देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट कह रहा है कि 2 किलो D1 डलेगा और 3 किलो D2 डलेगा। तो अल्टीमेटली 5 में से हर 5 किलो के अंदर 2 किलो का D1 होगा और 3 किलो का D2 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस 99,500 का स्टैंडर्ड रेशो, तो आप मुझे कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे सर 99,500 को कर दें आप 2/5 और 99,500 को आप कर दें 3/5। ये बात सबको क्लियर है। जब आप इसको इस तरीके से अपोर्शन करेंगे 99,000 का 2/5 और 3/5, तो 2/5 का आंसर मेरे पास आ रहा होगा 39,800। कैलकुलेशन देखते रहेगा, करके गलती हो जाए। और 59,000, इतना इतना रेशो होना चाहिए था। ये स्टैंडर्ड है, फिर मेंशन कर रहा हूं मैं, और ये एक्चुअल है। अब मुझे ये बताएं कि कहां पर कितना केजी ज्यादा यूज हो गया है, कितना केजी कम यूज हो गया है। सर D1 कम इस्तेमाल हुआ है, कितना, D1 कम इस्तेमाल हुआ है, कितना, 1200 कम इस्तेमाल हुआ है। तो D1 का कम इस्तेमाल होना, D1 का कम इस्तेमाल होना मतलब नेगेटिव, कितना होना चाहिए था। और ये सॉरी माय मिस्टेक, ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो नेगेटिव दिखाऊंगा। मैंने बात उल्टी बोल दी, लिखा सही है। 39,800 इस्तेमाल होना चाहिए था, हमने कितना इस्तेमाल कर दिया, 41,000। आपने अल्टीमेटली 1200 ज्यादा जला दिए, 1200 का D1 ज्यादा जला दिया और 1200 का D2 कम जला दिया। तो सर ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ ना, हमने बैलेंस कर दिया। नहीं सर, बैलेंस नहीं हुआ, शायद D1 सस्ता है और D2 महंगा है। यही तो डायरेक्टर को एतराज हुआ। तो डायरेक्टर ने उठकर बोला कि यार वैसे तो तुमने कोई बज़ाहिर नुकसान नहीं किया, लेकिन D1 की प्राइस क्या थी स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से, D1 था 300 रुपए का और D2 जो तुमने कम जलाया वो था 150 रुपए का। तो अब मुझे पैसों की टर्म्स में नुकसान बताओ। ये तो तुम इन टर्म्स ऑफ केजीज बता रहे हो, लग रहा है कोई नुकसान ही नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ रुपीज मुझे नुकसान बताओ।
3,60,000 का नुकसान कर दिया और फायदा कितना करवाया, 1,80,000। तो अगर कोई आपसे पूछे इस पॉइंट पर कि मुझे नेट फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, सर मुझे नेट नुकसान हो रहा है 1,80,000 का, इसका मतलब कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस मेरे पास एडवर्स रहा। क्लियर है ये सबको? फिर इसके बाद तीसरी चीज, मिक्स वेरिएंस के बाद मटेरियल से रिलेटेड तीसरी चीज थी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर मैंने क्या करना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर मैंने ये देखना है कि कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था और मैंने कितना मटेरियल इस्तेमाल कर दिया। मैं यहाँ पर मिक्स की बात नहीं कर रहा कि इस रेशो में कितना क्या होना चाहिए था, मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, जो मुझे चीज़ बनानी है, मुझे उसके लिए कितनी चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए थी और मैंने हकीकत में कितनी कंज्यूम कर ली। वापस सवाल की तरफ आएंगे। जब मैं सवाल की तरफ आया तो मुझे पता चला कि मुझे एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो का D1 चाहिए और 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो का D2 चाहिए। मुझे ये तो बताएं पहले कि मुझे यूनिट्स कितने बनाने थे, मुझे यूनिट्स कितने बनाने। सर वैसे तो हम रफली कैलकुलेट कर चुके हैं, चाहे तो इसकी एक वर्किंग दिखा दें कि आपको यूनिट्स कितने चाहिए। हमने ये वर्किंग कैलकुलेट कर ली थी, आप चाहें तो उसको अलग से भी दिखा सकते हैं। एक्चुअल यील्ड, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। सर मेरा सवाल है यील्ड एक्सपीरियंस का कि आपने 20,000 यूनिट, D1 की बात कर रहा हूं, अगर मुझे 20,000 यूनिट बनाने हैं तो मुझे कितना मटेरियल चाहिए। सर एक यूनिट के लिए 2 किलो चाहिए, तो 20,000 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना चाहिए, 40,000। और आपने एक्चुअल में कितना यूज किया है, आपने एक्चुअल में कितना यूज किया है, यहां पर एक्चुअल नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। एक्चुअल किससे कंपेयर नहीं करेंगे हम यील्ड वेरिएंस में। हम जब यील्ड वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो फिर हम कंपेयर करेंगे जो आपने टोटल इनपुट किया है 99,500, इसका 2/5, मतलब जो आप टोटल इनपुट कर रहे हैं, इसमें से कितना लगना चाहिए बताइएगा। ऊपर आपने इसके आंसर निकाले थे 39,800। तो कितना वेरिएंस आ रहा है आपके पास, 40,000 kg लगना चाहिए था, लेकिन आपने इनपुट कितना किया है। देखो ये एक्चुअल इनपुट है, ये एक्चुअल इनपुट है ना, एक्चुअल इनपुट। तो आपने 40,000 का इनपुट देना था, लेकिन आपने इनपुट दिया कितना, 39,800। अब मैंने यहाँ पर 39,800 क्यों लिया, आप बोलेंगे सर 41,000 क्यों नहीं लिया। देखो 41,000 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो 2 रॉ मटेरियल की वजह से एक मसला मिक्स वेरिएंस का भी आया है। अगर यहाँ पर एक मटेरियल होता ना तो मैं डायरेक्ट 41,000 ले लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है तो मिक्स वेरिएंस का इफेक्ट भी शामिल हो जाएगा उसमें। इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे 99,500 जो मेरा एक्चुअल इनपुट है टोटल, उसमें से जो स्टैंडर्ड रेशो होना चाहिए, मतलब अगर मैं 99,500 इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें से D1 कितना था, सर D1 39,800 होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में कितना हुआ 40,000। तो अल्टीमेटली 200 kg का नुकसान हो गया, 200 kg का नुकसान हो गया। सर 200 kg का नुकसान
300 रुपए के हिसाब से हुआ है, मुझे वैल्यू बता सकते हैं? अब मुझे ये बताएं कि ये 60,000 एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है या फेवरेबल है? मैंने 40,000 kg इस्तेमाल करने चाहिए थे और मैंने कितना इस्तेमाल किया? 39,800। बस मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा तो सब एडवर्स चलना शुरू हो गए। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे माशाल्लाह से हम लोग कि भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे इस्तेमाल कितना करना था? 40,000। मैंने कितना इस्तेमाल किया? तो मुझे डायरेक्टर शाबाशी देगा या गालियां देगा? मुझे 40,000 इस्तेमाल करना चाहिए था, मैंने कम क्वांटिटी यूज करके वही सेम 20,000 यूनिट सामने रख दी है। मैंने कम केजी इस्तेमाल करके वही 20,000 यूनिट सामने रख दिए, तो सर ये मेरे लिए फेवरेबल है। नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग से सोचा करो। सबको क्लियर है ये बात? सेम हरकत मैं D2 के लिए भी कर लूंगा कि D2 20,000 यूनिट्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है? सर 3 kg, मतलब 60,000। फिर एक्चुअल कितना यूज हुआ? सर 99,500 का 3/5 कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं 99,500 के 3/5 की जगह डायरेक्ट वो वाला क्वांटिटी यूज करूंगा तो उसमें तो मिक्स वेरिएंस का भी इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ यील्ड वेरिएंस चेक करना है कि स्टैंडर्ड के ऊपर अगर मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करता तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होती? 60,000। लेकिन अगर मैं 99,000 जो एक्चुअल इनपुट है वो स्टैंडर्ड रेशो में, मतलब मैं मिक्स वेरिएंस को हटा दूं इफेक्ट, तो मेरे पास कितना होना चाहिए था? 59,000। और आपने कितना कर लिया? 60,000। 60,000 करना चाहिए था, 59,700 कर लिया। 20,000 आपके पास इस एक्चुअल आउटपुट है। 20,000 आपके पास एक्चुअल आउटपुट है। फॉर्मूलाज याद नहीं करो दोस्त, फॉर्मूलाज याद करोगे तो याद ही करते रहोगे। लॉजिकली चीज समझो। यहां पर आपने 60,000 kgs इस्तेमाल करने चाहिए थे और आपने 59,700 किए। मुझे बता सकते हो कि जो 300 रुपए का डिफरेंस है वो फेवरेबल है? 300 kg का डिफरेंस है वो फेवरेबल है या एडवर्स है? 300 kg का डिफरेंस फेवरेबल है या एडवर्स है? सब लोग जवाब दो। क्यों फेवरेबल है? सर वो इस वजह से फेवरेबल है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने कम केजीज इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना ली, वही 20,000 प्रोडक्ट बना ली। इसका आंसर क्या आएगा? 45,000। और जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा 60,000 और 45,000, तो मुझे टोटल फायदा कितने का हुआ? 1,05,000 का फेवरेबल। मटेरियल वेरिएंस सबको क्लियर है? मटेरियल वेरिएंस सबको क्लियर है? बिल्कुल। मटेरियल यील्ड वेरिएंस किन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, वो कहता है कि जो तुमने एक्चुअल 20,000 यूनिट बनाए है ना, वो तुमने कितने किलो इस्तेमाल करके बनाए और कितने किलो इस्तेमाल करके बनाना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आपको 60,000 kg इस्तेमाल करना चाहिए था। कैसे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। और उसने कहा कि अच्छा तो तुमने एक्चुअल में कितना इस्तेमाल किया? मैंने कहा 99,500। लेकिन 99,500 में से 3/5 था इसका हिस्सा। ये है इसकी एक तरह की एक्चुअल कंजम्पशन और ये स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल में मैंने कम कंज्यूम किया, इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया, मैंने फेवरेबल काम किया। सबको क्लियर है? मुझे सब बताएं तो मैं मटेरियल वेरिएंस से आगे बढ़ूंगा।
ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे लिए अगला टास्क क्या है सर? अब मेरे लिए अगला टास्क है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। शाहजर का सवाल है मिक्स क्या बता रहा था? मिक्स ये बता रहा था कि आपने एक्चुअल में किस रेशो के अंदर मिक्स किया और आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से किस रेशो में मिक्स करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि मुझे 10 किलो की बिरयानी की देग बनानी है, उसमें 4 किलो का गोश्त डलेगा और 6 किलो के चावल डलेंगे, ये स्टैंडर्ड है। अब अगला सवाल होगा कि आपने एक्चुअल में कितना गोश्त डाला और कितने चावल डाले। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, वो आपके पास मिक्स वेरिएंस होता है। मिक्स गलत करने की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि जाहिर है, सोचो जरा, मैंने 1 किलो गोश्त बढ़ा दिया और 1 किलो चावल कम कर दिया। आप बोलोगे सर बिरयानी तो 10 किलो बनी है, बात तो सही है, सेम है, लेकिन जरा सोचो 1 किलो गोश्त 600 रुपए का आ रहा होगा या 800 रुपए का आ रहा होगा, लेकिन 1 किलो चावल शायद 200 रुपए के आ रहे होंगे। तो मैंने 1 किलो 200 रुपए की चीज कम इस्तेमाल की और 600 रुपए की चीज ज्यादा इस्तेमाल की। ये मेरे लिए एडवर्स डिसीजन है। बात क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के अंदर मैं क्या करता हूं? मैं ये देखता हूं कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या था, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या था और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है। इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं वो निकाल लेता हूं। तो मुझे स्टैंडर्ड वेरिएबल का ओवरहेड रेट निकालना है। मैं यहां पर लिखता चला जाता हूं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आपका कितना वेरिएंस आ रहा है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे एक तो स्टैंडर्ड रेट चाहिए और मुझे एक एक्चुअल रेट चाहिए जिस रेट के ऊपर मैं वेरिएबल रेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, मैं इन दोनों को एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर का मसला है, मतलब खर्चा कितना किया, तो रेट का डिफरेंस लेना है आपने यहाँ पर। अब आ जाओ एक एक करके निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है मेरे पास? स्टैंडर्ड रेट क्या है मेरे पास? सर जब मैंने स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे सवाल में जाना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करना है, सवाल का स्टैंडर्ड डेटा उठा लो। स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ये हमने निकाला था 360, 270 को डिवाइड करके 0.75 से प्रोडक्शन ओवरहेड का 360 पर आवर इज क्या है मेरे लिए? इज मेरे लिए प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट। आ जाओ, प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट है आपके पास कितना? 360। लेकिन मुझे एक बात बताना जरा कि इसके अंदर फिक्स्ड भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। मैं यहां पर कौन सा वेरिएंस निकाल रहा हूं? वेरिएबल वेरिएंस। तो मुझे सिर्फ वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट चाहिए अल्टीमेटली। अब मुझे इसमें से फिक्स का स्टैंडर्ड रेट अलग करना पड़ेगा। चलो यार फिक्स का स्टैंडर्ड रेट अलग कर लेते हैं। मुझे कोई बता सकता है फिक्स का स्टैंडर्ड रेट निकलता कैसे? आप लोग फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करवाते हो? फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करवाते हो? OAR की बेसिस पर करवाते हो। तो अगर मैं यहां पर OAR निकाल कर माइनस कर दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर बचेगा वो वेरिएबल का आंसर बचेगा। तो आओ यहां पर OAR निकाल लें। सर मुझे यहां पर OAR निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी और इसके साथ
बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बताओ मुझे बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है मेरे पास। सर 21,500 मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन है, 21,500 मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन है, और मेरे पास बजटेड खर्चा कितना है। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर बजटेड 1548, 1.48 मिलियन। तो मुझे OAR बता सकते हो, 1.48 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड है, और इसको आप बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा आपका OAR। आपको आपका OAR पता चल जाएगा। निकाल लेता हूं मैं यहां पर OAR। सर 1548 मिलियन, इसको डिवाइड कर दूंगा 21,500 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 72। पर क्या है, पर आर है, पर रेट है, पर आर है, पर रेट पर यूनिट है, पर यूनिट है। तो मुझे 360 पर आर में गिवन है, और ये तुम ले रहे हो पर यूनिट, तो इसको पर आर में कन्वर्ट करना है। पर आर में कन्वर्ट कैसे करोगे सर, एक यूनिट बनने में कितने घंटे लगते हैं, 0.75 आर। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे आर के अंदर, तो सिंपली 72 को डिवाइड कर दो 0.75 से, मेरे पास आंसर आएगा 96 पर आर। मेरे पास OAR कितना हो गया 96, और अगर तुम 360 में से 96 माइनस करा दोगे तो ये मेरे पास वेरिएबल रेट बन जाएगा, और वो कितना होगा 264। कैसे निकलेगा 360 माइनस, देखो मैं ये जो वर्किंग कर रहा हूँ ना इस तरह की, वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप ये वर्किंग एक टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं, बस यहाँ पर आसान होगी, बल्कि आपकी वर्किंग मैं थोड़ी सी मुश्किल कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे। 264 ये है मेरे पास वेरिएबल का रेट, ये है मेरे पास 264 वेरिएबल का रेट। अब मुझे निकालना है एक्चुअल रेट। 264 मेरे पास वेरिएबल का रेट आ गया। अब मुझे निकालना है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल रेट के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास ये जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। आओ सवाल की तरफ ढूंढते हैं एक्चुअल रेट कैसे निकल सकता है। सर मेरे पास ड्यूरिंग द मंथ एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है सर 14,500। डायरेक्ट लेबर आवर कितने यूज हो रहे हैं 14,500। तो मतलब मैंने एक अमाउंट को, एक वेरिएबल ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई किया होगा 14,500 से, और मेरे पास आंसर आ गया होगा मेरे टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। कितने मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ 4 मिलियन। मेरी बात समझ में आई। मैंने इस 14,500 को मल्टीप्लाई किया होगा, सॉरी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं, वेरिएबल रेट से, माय मिस्टेक। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया होगा वेरिएबल रेट से, और मेरे पास आंसर क्या आया होगा 4 मिलियन। तो मुझे बता सकते हो वेरिएबल रेट क्या होगा एक्चुअल। 4 मिलियन को डिवाइड कर दोगे 14,500 से, मैंने एक्चुअल रेट निकाला। किस तरीके से सर, 4 मिलियन को डिवाइड कर दिया होगा किससे, 4 मिलियन को आपने डिवाइड कर दिया होगा 14,500 से, और आपके पास आंसर क्या आया होगा 275.86। 275 जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, नीचे ही कर लेते हैं ये वाला काम सर, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सर आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से 264 का रेट लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिया है 275.86। आपने अल्टीमेटली 11.86 पर आवर एडवर्स रेट यूज किया है। क्या किया है,
एडवर्स रेट यूज किया है। कितने घंटों के लिए? 14,500 एक्चुअल एक्टिविटी। 14,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 172,000 तकरीबन एडवर्स। बात समझ में आई? इन टर्म्स ऑफ रुपीस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ गया। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी वेरिएंस की। एफिशिएंसी वेरिएंस की रिक्वायरमेंट क्या है? एफिशिएंसी की वेरिएंस क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए क्या करोगे आप? एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आप ये देखेंगे कि कितने एक्चुअल में घंटे लगे और कितने स्टैंडर्ड के हिसाब से घंटे लगने चाहिए थे। सिंपल सा लॉजिक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना एफिशिएंटली आपने काम किया। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, आपने एक्चुअल आवर्स कितने यूज किए? वही 20,000 की प्रोडक्शन करने के लिए 14,500। और अगर मैं पूछूं कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स, तो आप बोलेंगे सर 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए एक यूनिट के लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड थे? 0.75। एक यूनिट के लिए 0.75 रिक्वायर्ड थे। तो 20,000 के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? 20,000 के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे? 15,000। 15,000 घंटों का काम आपने कितने घंटे में कर दिया? 15,000 घंटों का काम आपने 14,500 घंटे में करा है। देखो, मैंने कहीं कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया आपको, मैंने आपको यहां पर सिर्फ एक डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करवाया सारा सवाल, और आपने भी पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज याद करोगे तो गलतियां करते रहोगे। 15,000 घंटे का काम था 20,000 यूनिट बनाना। मैंने वही 20,000 यूनिट बनाकर रख दिए कितने घंटे में? 14,500 घंटे में। तो 500 घंटे का फेवरेबल, 500 घंटे का फेवरेबल किस रेट पर? स्टैंडर्ड के रेट पर। मेरे पास स्टैंडर्ड का रेट क्या है? स्टैंडर्ड का रेट क्या है? अभी निकाला था। स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड का रेट 264 है। स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड का रेट नहीं, 275.86 एक्चुअल है। हम स्टैंडर्ड पे, क्योंकि मैंने एक चीज वेरी कर ली मैंने, तो अब मैं 264 यूज करूंगा। आंसर बताओ। 1,32,000। 1,32,000 रुपए का मेरे पास कौन सा बैलेंस आएगा फेवरेबल? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड पे आ जाए, फिक्स्ड ओवरहेड पे आ जाए। अब फिक्स्ड ओवरहेड पर मैं आता हूं, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर मुझे तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर के अंदर कितना खर्चा करना चाहिए था और कितना खर्चा किया है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बजटेड आपने कितना खर्चा करना था और आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया है। बजटेड और एक्चुअल। सर बजटेड कितना है मेरे पास? सर बजटेड था मेरे पास सवाल में बजटेड था मेरे पास सवाल में 1548। ये रहा बजटेड था मेरे पास 1.548 मिलियन। 1.548 मिलियन मेरे पास बजटेड था। और एक्चुअल कितना था मेरे पास? सर एक्चुअल मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल मुझे इतनी आसानी से गिवन नहीं है।
एक्चुअल के लिए उसने मुझे थोड़ी सी मुश्किलात बताई हैं। एक्चुअल के लिए उसने मुझे बोला कि ड्यूरिंग द मंथ फिक्स यूटिलिटीज आपकी 25% से बढ़ी हैं और अदर जो फिक्स्ड हैं आपके वो आपके बढ़े 5% से। तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे, आप अपने पास एक्चुअल के दो पोर्शंस बना लेंगे। इसकी वर्किंग करने का तरीका, एक्चुअल में या बल्कि टोटली आप दो हिस्से बना लेंगे। एक हिस्सा होगा आपके पास यूटिलिटीज का और दूसरा हिस्सा होगा आपके पास अदर्स का। अब मुझे बताएं कि आपके पास टोटल था 1.548 मिलियन। इसमें से इसने आपको क्या बताया, इसने बोला 30% बजटेड का किस चीज से पर्टेन करता है, यूटिलिटी से। तो 1.548 मिलियन का 30% कितना होता है, 1.548 मिलियन का 30% 464 और रिमेनिंग 1083600 ये थे आपके पास बजटेड। चार सौ क्या है खालिक, 400 क्या है, 464 300। ओके यहां पर आप कह रहे हैं 400 शायद, ठीक है। और इसने फिर मुझे बताया कि कौन सी चीज कितनी इंक्रीज कर रही है। इसने बोला ड्यूरिंग द मंथ जो फिक्स्ड यूटिलिटीज हैं वो 25% से बढ़ गए, तो अल्टीमेटली इसको मैं 1.25 कर दूं, और जो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो 5% से बढ़ गए, तो इसको मैं 1.05 कर दूं। तो मुझे एक्चुअल पता चल जाएगा दोनों का। शाबाश, कैलकुलेट करके बताओ। 580 500 और इसका आंसर आ रहा होगा मेरे पास, एक गलती हो गई मुझसे, वो है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स डिक्रीज्ड बाय 5%, 5% से डिक्रीज कर रहे हैं, 25% से इंक्रीज कर रहे हैं यूटिलिटीज, और अदर देन यूटिलिटीज 5% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो मुझे इसको 1.05 नहीं करना पड़ेगा बल्कि 95 करना पड़ेगा, 0.95, 0 पॉइंट क्या आंसर आएगा, 420। आंसर टोटल करने के बाद 1609920, ये है मेरे पास एक्चुअल। 1609920। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा होगा कितना, 61,000। अब सवाल, क्या ये डिफरेंस फेवरेबल है या एडवर्स है। सर बजट इतना था, एक्चुअल आपने इतना कर दिया, तो अल्टीमेटली ये आपके लिए एडवर्स है। ये आपके लिए क्या है, एडवर्स है। एक्सपेंडिचर भी हो गया। चलो फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी पर बात कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी पर बात कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी पर मैं बात करूंगा, तो अब एफिशिएंसी की जहां बात आ गई ना, वहां पर बात आप करेंगे रेट में डिफरेंस नहीं लेंगे, आप डिफरेंस लेंगे कितने आवर्स स्टैंडर्ड के हिसाब से थे और एक्चुअल में कितने हुए, स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक्चुअल में। तो थोड़ी देर पहले ही हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस वैसे निकाला था। एक्चुअल आपके पास अभी हमने देखे थे 14,500 आवर्स थे प्रोडक्शन के, और स्टैंडर्ड मेरे पास 15,000 हो रहे थे। लेकिन मैं फिर से देखता हूं कि मैंने कैसे निकाले थे। मैंने निकाले थे 20,000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड आर कितने रिक्वायर्ड हैं, 0.75 के हिसाब से 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0 पॉइंट, और आंसर आ रहा होगा 500 आवर्स। एडवर्स या फेवरेबल, एडवर्स या फेवरेबल।
सर आपने 15,000 घंटों का काम 14,500 घंटों में कर लिया, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। और रेट क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड का। अब फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कौन सा रेट यूज होता है सर? OAR। ऊपर निकाला था हमने OAR। मैंने ऊपर रेट निकाला था फिक्स्ड ओवरहेड का, विच इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स्ड ओवरहेड के लिए, और वो ये रहा 96। मैं ये रेट यूज कर लूंगा यहाँ पर। क्या आंसर आएगा मेरे पास? सर मेरे पास आंसर आ रहा होगा 96 के हिसाब से। कितना आंसर? कैलकुलेट करें। 500 मल्टीप्लाई बाय 96, 48,000। और 48,000 का फेवरेबल बैलेंस या एडवर्स? फेवरेबल बैलेंस आ रहा हो। अच्छा सर, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी भी हो गए, और कुछ रह गया क्या हमारे पास? सर कैपेसिटी भी निकाल दें, वो कह रहा है हाथ के हाथ। चलो भाई कैपेसिटी भी निकाल दो। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकाल दें। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस के लिए मैं क्या करता हूं सर? एक्चुअल आवर्स, कितने आवर्स आपने कंज्यूम किए, और बजटेड आवर्स कितने थे आपके पास। मतलब अपने बजट के हिसाब से। वो ये नहीं कह रहा कि कितने होने चाहिए थे, वो कह रहा है बजटेड आपके पास कैपेसिटी कितनी थी और आपने कितनी कैपेसिटी यूज की। मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी थी लेट से 50,000 आवर्स की, मैंने इस्तेमाल किए 14,000 घंटे, तो मैंने अपनी चीज को अंडर यूटिलाइज किया। लॉजिक समझ में आई? कैपेसिटी वेरिएंस की बात कर रहा है वो, कि आपके पास कैपेसिटी कितनी अवेलेबल थी और आपने कितनी कैपेसिटी यूज की, इसके ऊपर पूछ रहा है आपसे। तो जहां कैपेसिटी वेरिएंस की बात आई, तो मुझे वही दो चीजें चाहिए। पहले तो एक्चुअल आवर्स, मुझे चाहिए बजटेड आवर्स, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद मैं स्टैंडर्ड OAR से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सर एक्चुअल आवर्स तो मुझे याद हो गए शायद 14,500 घंटे। 14,500 घंटे। एक्चुअल आवर्स है मेरे पास 14,500 घंटे। और बजटेड आवर्स कितने हैं मेरे पास? सर बजटेड आवर्स ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको यूनिट्स कितने बनाने थे। सर मुझे बनाने थे 21,500 यूनिट्स। 21,500 यूनिट्स बनाने के लिए 21,500 यूनिट्स बजटेड थे। जब मैंने ये यूनिट सोचे होंगे तो मेरे पास कैपेसिटी कितनी अवेलेबल थी? सर 21,500 यूनिट बनाने के लिए मेरे पास कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 0.75 कर दो। क्या आंसर आएगा? 16,125। 16,125 घंटे तुम अपने प्लांट को चला सकते थे और प्रोडक्ट्स बना सकते थे और यूनिट्स बना सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ 14,500 घंटे चलाया, तो तुमने अपने प्लांट को अंडर यूटिलाइज किया। तुमने अपने प्लांट को अंडर यूटिलाइज किया। देखो यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन ये मत लेना कि 20,000 यूनिट बनाने के लिए इतने घंटे चाहिए थे और 20,000 नहीं। यहाँ पर ये जो मैंने आवर्स लिए ये 21,500 घंटे के थे। मतलब तुम 21,500 यूनिट्स बना सकते थे। बात समझ में आ रही है? और यूनिट्स बना सकते थे। कितने आवर्स तुमने अंडर यूटिलाइज किए? आपने कोई 1625 आवर्स अंडर यूटिलाइज किए, और आपके पास OAR था कितना? 96 का। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आया? 1625 आवर्स मैंने अंडर यूटिलाइज किए, मतलब एडवर्स,
मल्टीप्लाई बाय 96, तो मेरे पास आंसर आया 156,000। 156,000 का क्या, एडवर्स। और यहां पर आकर आपके पास ये सवाल मुकम्मल हुआ। इसमें कोई बात जो समझ ना आई हो? नंबर की अगर मैं बात करूं, आप लोग मार्किंग के हवाले से पूछ रहे थे, तो मटेरियल के हवाले से जितनी वर्किंग की हमने उसके लिए आपको 6 नंबर अलॉट किए गए। वेरिएबल के हवाले से जितनी वर्किंग की उसमें 4 नंबर अलॉट किए गए, और फिक्स के हवाले से आपको 5 नंबर। तो अगर मैं बात करूं, पर वेरिएंस निकालने पर आपको तकरीबन 2 नंबर दिए गए। अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे 2 नंबर, फिर मिक्स के 2 नंबर, यील्ड के 2 नंबर, और ऐसे इनसे रिलेटेड जहाँ पे वर्किंग ज़रूरी है वहाँ पर वर्किंग्स के नंबर भी दिए गए होंगे। तो उन 2 नंबर के अंदर वर्किंग के नंबर भी शामिल थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा।